नमस्कार। जयशंकर प्रसाद का नाम जब हम सुनते हैं तो अक्सर कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जैसे बड़े नाम, उनके महाकाव्य, उनके बड़े नाटक, यही सब दिमाग में आता है। हाँ बिल्कुल, उनकी पहचान ही इन बड़ी रचनाओं से है ज्यादातर। पर आज हम उनके लेखन के एक कह सकते हैं थोड़ा अलग पहलू पर बात करने वाले हैं। एक शायद कम चर्चित पर मेरी समझ से बेहद गहरा और असरदार काम। अच्छा, कौन सा? हमारे पास उनके एक छोटे से एकांकी नाटक आशु का कुछ विश्लेषण और सारांश है, और आज हम इसी में गोता लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि इस छोटी सी रचना में जो बड़े सवाल, जो भावनाएं छिपी हैं, उनकी तह तक पहुंचे। दिलचस्प। हाँ, आशु का नाम सुना तो है, पर शायद उतना पढ़ा नहीं गया जितना उनके दूसरे नाटकों को। सही कहा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि ये नाटक सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अपने वक्त का एक आईना कैसे है। इसके किरदार आशु, कंचन राजा, ये सिर्फ नाम है या फिर किसी विचार, किसी ताकत की प्रतीक। और सबसे जरूरी वो बड़े मुद्दे, राष्ट्रभक्ति, प्रेम, बलिदान, जो ये नाटक उठाता है वो प्रसाद जी की कलम से कैसे जिंदा होते हैं, है ना? तो चलिए खोलते हैं इस छोटी सी पर भारी भरकम रचना को, देखते हैं क्या खास है इसमें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये आशु आखिर है क्या चीज? देखिए, जैसा आपने कहा, ये एक एकांकी नाटक है, मतलब एक अंक वाला छोटा सा प्ले, प्रसाद जी का लिखा हुआ, और इसमें फोकस है मानवीय भावनाओं पर। प्रेम है, आत्म बलिदान है, और सबसे ऊपर राष्ट्रभक्ति का जज्बा। हाँ, ये राष्ट्रभक्ति वाला एंगल तो मुझे भी काफी मजबूत लगा जो मैंने पढ़ा। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये प्रसाद जी की जो खास स्टाइल है ना। हाँ, क्या मतलब? मतलब उनकी भाषा, थोड़ी काव्यात्मक, संस्कृत वाले शब्दों का इस्तेमाल। अच्छा, हाँ, वो तो उनकी पहचान है। वही, और जिस तरह वो इमोशंस को उभारते हैं, वो सब इस छोटे से नाटक में भी एकदम साफ दिखता है। ये दिखाता है कि चाहे काम छोटा हो, उनकी लिखने की गहराई कम नहीं होती। इसे सिर्फ कहानी नहीं, एक लिटरेरी एक्सपीरियंस की तरह देखना चाहिए। सही कह रही हैं। अच्छा, तो किरदारों की बात करते हैं। कौन लोग हैं इसमें जिनकी कहानी है ये? हाँ, तो जो विश्लेषण है उसके हिसाब से मोटे तौर पर 4 चेहरे हैं। एक तो हीरो है आशु। आशु नाम से कुछ जोशीला सा लगता है। बिल्कुल, एक जोशीला नौजवान जिसके दिल में देश के लिए आग है, देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। और फिर है कंचन, जो आशु से प्रेम करती है। उसका किरदार वो कहानी में एक मानवीय, एक इमोशनल टच लाता है। मतलब एक लव एंगल भी है। हाँ, पर वो लव एंगल भी सीधा साधा नहीं है। कंचन आशु की सलामती चाहती है, उसे इन खतरों से, मतलब जो देश के लिए वो कर रहा है, उससे दूर रखना चाहती है। अच्छा, तो एक कश्मकश है वहाँ। हाँ। और तीसरा कौन है? तीसरा है राजा। अब ये कोई खास राजा नहीं। हाँ, ये मैं समझा, ये उस वक्त की सत्ता का प्रतीक होगा, है ना? बिल्कुल, वो जो दमनकारी सिस्टम है जिसके खिलाफ आशु खड़ा है, उसका प्रतीक। और फिर कुछ छोटे मोटे किरदार हैं, आम लोग, सैनिक वगैरह, जो माहौल बनाते हैं। तो ये 3 मुख्य हो गए, आशु, कंचन और राजा। हाँ, एक तरह से त्रिकोण बन जाता है। आशु यानी व्यक्ति, कंचन यानी उसका निजी प्रेम, और राजा यानी वो सामाजिक या राष्ट्रीय जिम्मेदारी जिससे वो टकरा रहा है। इसी टेंशन से कहानी बढ़ती है। तो कहानी शुरू कैसे होती है? माहौल कैसा है? नाटक हमें एक ऐसे टाइम में ले जाता है जहां जुल्म बहुत है, नाइंसाफी आम है, माहौल काफी तनाव वाला, निराशाजनक सा लगता है। और इसी माहौल में आशु है जो चुप नहीं बैठ सकता। वो आवाज उठाता है इस अन्याय के खिलाफ, लोगों को जगाने की कोशिश करता है। और यहीं पर कंचन का रोल आता होगा, वो उसे रोकने की कोशिश करती होगी। बिल्कुल। कहानी में ये एक बड़ा नाटकीय मोड़ है। कंचन जो उससे इतना प्यार करती है, वो परेशान है। उसे पता है कि ये रास्ता कितना खतरनाक है, जान भी जा सकती है। एक प्रेमिका के तौर पर उसकी चिंता तो लाजमी है। हाँ, बिल्कुल। वो उसे सेफ देखना चाहती है, पर आशु उसके लिए लक्ष्य बड़ा है। वो जो विश्लेषण हमने देखा, उसमें उसके एक डायलॉग का जिक्र है जो उसके कैरेक्टर को एकदम साफ कर देता है। प्रेम वही सच्चा है जहां त्याग हो। अरे वाह, प्रेम वही सच्चा है जहां त्याग हो। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि आशु के लिए देश का प्रेम निजी प्रेम से ऊपर है, या वो प्रेम में त्याग को ही असली चीज मानता है। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। ये लाइन तो सोचने पर मजबूर करती है। तो कंचन की चिंताएं, उसकी भावनाएं, वो सब आशु के लिए दूसरे नंबर पर आ जाती हैं। ऐसा ही लगता है। यहाँ प्रसाद जी शायद यही दिखा रहे हैं कि जब देश पर बात आए या कोई बड़ा आदर्श सामने हो,
तो अपना सुख दुख, अपना प्यार भी शायद पीछे रह जाता है। ये उस दौर के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो क्रांतिकारी थे, उनकी जिंदगी का अक्स हो सकता है। आशु का कैरेक्टर उसी आइडियलिज्म से भरा है। वो जानता है कि रास्ता मुश्किल है, पर वो हटेगा नहीं। और जाहिर सी बात है, जब कोई सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएगा तो सत्ता चुप कैसे बैठेगी? हाँ, राजा और उसका पूरा सिस्टम, उन्हें तो आशु की ये हरकतें, ये बगावत खतरा लगेगी अपनी हुकूमत के लिए। बिल्कुल, डरेंगे कि ये चिंगारी कहीं आग न बन जाए। तो फिर क्या होता है? उसे दबाने की कोशिशें, पकड़वाने की। हाँ, वही होता है। पूरा सरकारी तंत्र एक्टिव हो जाता है। आशु को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है। उसे विद्रोही, देशद्रोही ऐसा सब कहा जाता है। अच्छा। और आखिर में, जैसा अक्सर होता है ऐसी कहानियों में, वो पकड़ लिया जाता है, उसे बंदी बना लेते हैं और यहीं से नाटक अपने क्लाइमैक्स की तरफ जाता है। और वो क्लाइमैक्स क्या है? सुनने में आ रहा है कि सबसे इमोशनल सीन तब आता है जब कंचन बंदी आशु से मिलने जाती है जेल में। हाँ, ये शायद नाटक का सबसे पावरफुल हिस्सा है। सोचिए जरा, एक तरफ आशु है जो अपने आदर्शों के लिए मौत के मुंह में खड़ा है। दूसरी तरफ कंचन है जिसका प्यार, जिसका फ्यूचर सब दांव पर है। उनके बीच जो बात होती होगी, देश, प्यार, ड्यूटी, जिंदगी, मौत, त्याग, इन सब पर जो डायलॉग्स होते हैं वो सिर्फ उन दोनों की अंदरूनी कश्मकश नहीं दिखाते, बल्कि देखने वाले को भी हिला देते होंगे। बिल्कुल, वो पढ़ने वाले या देखने वाले को भी झकझोर देते हैं। यहीं पर वो पर्सनल लव और देश प्रेम का जो टकराव है वो अपने पीक पर पहुंचता है। कंचन का दर्द और आशु की वो दृढ़ता, ये दोनों मिलकर बहुत गहरा असर पैदा करते हैं। हाँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ। प्रसाद जी ऐसे इमोशनल सीन लिखने में तो माहिर थे। तो अंत क्या होता है इस कहानी का? क्या आशु, क्या वो झुक जाता है या फिर? नहीं, आशु अपने उसूलों पर कायम रहता है। वो अपने आदर्शों के लिए, अपने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे देता है। ओह, तो अंत दुखद है। अंत दुखद है, हाँ, क्योंकि एक जवान जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन जो विश्लेषण है वो ये भी कहता है कि ये अंत दुखद होने के साथ साथ प्रेरक भी है, इंस्पायरिंग। प्रेरक कैसे? उसकी तो मौत हो जाती है। प्रेरक इस मायने में कि आशु का शरीर भले ही खत्म हो जाए पर उसका बलिदान बेकार नहीं जाता। अन्याय के खिलाफ लड़ने का जो जज्बा उसने दिखाया था, जो मैसेज उसने दिया था, हाँ। वो लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। शायद उसकी मौत के बाद वो और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। उसका बलिदान दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाता है। अच्छा। यही नाटक ये दिखाता है कि विचार जो होते हैं वो व्यक्ति से बड़े होते हैं और शहादत जो है वो विचारों को अमर बना देती है। अच्छा, तो ये है नाटक का सार कि इंसान मर सकता है पर उसके आदर्श, उसकी सोच जिंदा रहती है, अगर वो उसके लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो। बिल्कुल। अब अगर हम इसके जो मुख्य विषय हैं, जो थीम्स हैं, उन्हें थोड़ा और कुरे दें। राष्ट्रभक्ति तो साफ दिख रही है। हाँ, राष्ट्रभक्ति सबसे ऊपर है, ये तो सेंट्रल आइडिया है ही। पर इसके साथ कुछ और परतें भी हैं, जैसे अपना निजी प्यार, अपनी इच्छाएं, उनको देश के लिए त्याग देना। और ये सिर्फ आशु के साथ नहीं, कंचन के नजरिए से भी दिखता है, जो आखिर में शायद आशु के फैसले को अपना लेती है। फिर अन्याय के खिलाफ अकेले खड़े होने की हिम्मत, चाहे पूरा सिस्टम आपके खिलाफ क्यों ना हो। ये एक हिम्मत का, आत्मबल का संदेश है। और वो डायलॉग, प्रेम वही सच्चा है जहां त्याग हो, ये तो प्रेम की एक अलग ही परिभाषा बना रहा है, जिसमें आदर्श और त्याग जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ पाने का नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए खोने का भी नाम है। बिल्कुल, ये सारे थीम्स मिलकर एक बहुत घना और गंभीर मैसेज बनाते हैं। ये नाटक सिर्फ देशभक्ति का नारा नहीं है, बल्कि उसकी कीमत क्या है, उसमें नैतिक सवाल क्या है, उनको भी सामने रखता है। इस नाटक के भाषा और स्टाइल पर भी बात हुई थी। आपने कहा कि प्रसाद जी की वही जानी पहचानी काव्यात्मक और थोड़ी संस्कृत वाली हिंदी है इसमें भी। जी हाँ। डायलॉग्स में इमोशंस का गहरा बहाव है और सिंबल्स का भी इस्तेमाल है। ये सब मिलकर नाटक को कैसे और असरदार बनाते होंगे? देखिए, प्रसाद जी की भाषा सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो एक माहौल बनाती है, एक अनुभव रचती है। जब वो ऐसी काव्यात्मक भाषा और संस्कृत निष्ठ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो डायलॉग्स में एक खास तरह की डिग्निटी आ जाती है, एक वजन। ये उस माहौल और उन गंभीर भावनाओं के लिए एकदम फिट बैठता है जिनकी बात नाटक कर रहा है।
इससे किरदारों के मुंह से निकले शब्द सिर्फ वाक्य नहीं रहते, वो सूक्ति जैसे बन जाते हैं जो देर तक याद रहते हैं। जैसे वो प्रेम और त्याग वाला डायलॉग। सही कहा। और प्रतीकात्मकता, सिंबोलिज्म, जैसे राजा का सत्ता का प्रतीक होना। हाँ, सिंबोलिज्म कहानी को एक गहरे लेवल पर ले जाता है। राजा सिर्फ एक आदमी नहीं रहता, वो पूरी दमनकारी ताकत का चेहरा बन जाता है। अच्छा। इसी तरह आशु सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि उस जमाने के आदर्शवादी नौजवान का प्रतीक बन जाता है। कंचन प्रेम की पीड़ा का प्रतीक बन जाती है। ये सिंबल्स नाटक को किसी एक समय या जगह से निकालकर ज्यादा यूनिवर्सल बना देते हैं। उसकी गूंज दूर तक जाती है। भाषा, भावना और प्रतीक, ये तीनों मिलकर आशु को एक यादगार रचना बनाते हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम समेटें तो निष्कर्ष क्या निकलता है? जो विश्लेषण है वो कहता है कि आशु सिर्फ एक नाटक नहीं है, ये अपने आप में एक विचारधारा है। हाँ, एक सोच है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि जब कोई अपने ऊंचे आदर्शों के लिए जान देता है तो वो मरता नहीं, अमर हो जाता है। उसके विचार जिंदा रहते हैं। हाँ, और ये भी हम समझ सकते हैं कि प्रसाद जी इसके जरिए शायद उस समय के नौजवानों को एक मैसेज देना चाह रहे थे। क्या मैसेज? मैसेज ये कि देखो, पर्सनल लाइफ है, प्यार है, रिश्ते हैं, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब देश पर, समाज पर कोई संकट आए तो राष्ट्रहित सबसे ऊपर रखना होगा। ये एक सीधी और शायद थोड़ी कठोर लगने वाली बात है, पर उस दौर के माहौल में इसकी एक खास अहमियत थी। लेकिन ये एक मुश्किल चुनाव भी तो खड़ा करता है ना? अपनी खुशी और समाज की जिम्मेदारी के बीच का चुनाव। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आशु ने एक रास्ता चुना। बिल्कुल। और क्या हमेशा वही रास्ता सही होता है? ये सवाल को मुझे लगता है आज भी उतना ही रेलेवेंट है। बिल्कुल है। ये नाटक हमें इसी हमेशा रहने वाले सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इंसान की अपनी जिम्मेदारियां, उसकी निजी इच्छाएं और समाज या देश के प्रति उसके कर्तव्य, इनके बीच बैलेंस कैसे बने। हाँ। क्या ये हमेशा एक टकराव ही होता है जैसा आशु और कंचन के केस में दिखा, या इनमें कोई तालमेल, कोई हार्मनी मुमकिन है? प्रसाद जी ने अपने समय के हिसाब से एक जवाब दिया, पर यह सवाल हर पीढ़ी को अपने हिसाब से दोबारा सोचना पड़ता है। तो हमने देखा कि जयशंकर प्रसाद का ये छोटा सा एकांकी नाटक आशु कैसे अपने अंदर इतने गहरे विचार, इतनी तेज भावनाएं और इतने मुश्किल नैतिक सवाल समेटे हुए हैं। हाँ, ये सिर्फ आशु के बलिदान की कहानी नहीं है, ये कंचन के चुपचाप सहे गए त्याग की भी कहानी है। ये प्रेम और राष्ट्र प्रेम के बड़े उलझे हुए रिश्ते की कहानी है। हाँ, और ये हमें सोचने के लिए एक सिरा पकड़ाता है। आज के टाइम में जब नेशन की परिभाषा, नेशनलिज्म के मायने, देशभक्ति के तरीके, इन सब पर इतनी बहसें होती हैं। हाँ, आजकल तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। जब इंडिविजुअल फ्रीडम और कलेक्टिव गुड के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली सी लगती है, तब प्रसाद जी के नाटक में जो ये राष्ट्रहित सर्वोपरि का आदर्श है, वो हमारे लिए क्या मायने रखता है? अच्छा सवाल है। क्या आज भी पर्सनल लव और देश के प्रति ड्यूटी को एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ा होना पड़ेगा, या फिर हम इन दोनों के बीच कोई पुल बना सकते हैं, कोई तालमेल खोज सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे ये नाटक हमें आज भी सोचने को मजबूर करता है।